हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इसके कई वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं और अपने अध्ययन में उससे कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो हम लोग रासो काव्य पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो का अध्ययन कर चुके हैं। और उसके बाद हम अब आज आगे के जो देश भाषा काव्य हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो और आपके अध्ययन में थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने अध्ययन को और मजबूत बनाइए। आइए देखते हैं। भट्ट केदार मधुकर कवि। ये भट्ट केदार और ये मधुकर कवि दोनों के विषय में लिखा है। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुणगान किया। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के विषय में प्रशस्ति ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो के रूप में, उसी प्रकार जो कन्नौज के सम्राट थे जयचंद, उनके गुणगान में भट्ट केदार ने और मधुकर कवि ने लिखा। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। भट्ट केदार ने जो जयचंद प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा है उसको आचार्य शुक्ल ने महाकाव्य माना है। इसी प्रकार का जयमयंक जसचंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयाल दासकृत राठौड़ा री ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। आचार्य शुक्ल ने इसको महाकाव्य माना है। ये बात अलग है कि ये दोनों ही ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। न तो जयमयंक जसचंद्रिका ही प्राप्त है और न जयचंद प्रकाश प्राप्त है। और भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश को लिखा है, जबकि मधुकर कवि ने जयमयंक जसचंद्रिका को लिखा है। और ये दोनों ही ग्रंथ कन्नौज के सम्राट जयचंद की प्रशस्ति में लिखे हुए बताए जाते हैं। और ये ऐसा पता कहाँ से चलता है, जो सिंघायच दयाल दासकृत राठौड़ा री ख्यात है उसमें ये उल्लेख मिलता है। जो ये पुस्तक राठौड़ा री ख्यात जो है ये कहाँ है, बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। तो इन दोनों ग्रंथों का बस इतना विवरण दिया हुआ है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों राठौरों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थीं, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। जिस प्रकार अब अजमेर और दिल्ली का शासक कौन था, पृथ्वीराज, उसी प्रकार काशी और कन्नौज का शासक जयचंद था। जिस प्रकार राजपूताने के राजाओं पर पृथ्वीराज का प्रभाव था, उसी प्रकार बुंदेलखंड के राजाओं पर जयचंद का प्रभाव था। कलिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमर्दिदेव, जिनको कि परमाल कहा गया, जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। कलिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमर्दिदेव, परमाल रासो जिनके प्रशस्ति में लिखा गया है, वो परमर्दिदेव कौन थे, जयचंद के मित्र थे या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते थे, और ये चंदेल राजा जो थे परमाल या परमर्दिदेव, ये कन्नौज के पक्ष में थे, इसीलिए दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। तो इस प्रकार इससे कुछ आपको ऐतिहासिक तथ्य
पता चले। अब आगे देख। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था। कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम का एक भाट था। किसके यहाँ? परमार के यहाँ। जिन्होंने महोबे के दो देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल जिनका नाम कि उदय सिंह मिलता है, के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, हो गया। जो परमाल रासो है, जिसको हम आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं, जो जगनिक के द्वारा लिखा हुआ है, तो ऐसा जान पड़ता है जैसे कि कलिंजर राजा परमार्दिदेव या परमार थे, उनके वहाँ जगनिक नाम का एक भाट रहता था। तो वहाँ जो महोबे में प्रसिद्ध वीर थे, कलिंजर या महोबे, एक ही यहाँ पर लिखा हुआ है कलिंजर या महोबे, तो कलिंजर और या महोबे का अर्थ एक ही जानना चाहिए। वहाँ के दो देश प्रसिद्ध वीर थे, आल्हा और ऊदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन, उनके वीरता का जो वर्णन वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा है, उसी को परमाल रासो कहा गया है। और वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में उसका विस्तार हुआ जो कि कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत तब आते थे। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। जो इनके द्वारा मूल ग्रंथ लिखा गया था, उसका आज कहीं भी पता नहीं है, परंतु उसके आधार पर जो गीत गाए जाते रहे, वो गाने की परंपरा में प्रचलित चले आते रहे और हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते। ये गीत आल्हा नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये गीत किस नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए? जब गाने के रूप में जब ये गाए जाते हैं तो इनको आल्हा कहा जाता है। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। तो जो यहाँ पर आपको दो तीन बातें स्पष्ट हुई। जगनिक का लिखा जो मूल ग्रंथ है, जिसको परमाल रासो कहते हैं, और अब जो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है, वो मूल रूप में प्राप्त नहीं है। जबकि जो उसके गीत थे, जो मौखिक रूप से गाए जाते रहे, उन्हीं का संकलन आल्हा के नाम से किया गया है। तो आल्हा में वही वीर गीत शामिल हैं। और ये कब गाया जाता है? बरसात में गाया जाता है। और विशेषतः उत्तरी भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हैद के ढोल के गंभीर घोष के साथ वह वीर हुंकार सुनाई देगी। अगर आप गांव में जाके देखें, बारिश का जब मौसम रहता है, तो अल्हैद, जो आल्हा गाते हैं उनको अल्हैद कहते हैं। अल्हैद के ढोल के गंभीर घोष के साथ वीर हुंकार सुनाई, वीर गीत है इसलिए वीर हुंकार शब्द का प्रयोग किया गया है। और अल्हैद किसको कहा गया है? जो आल्हा को गाते हैं उनको अल्हैद कहा जाता है। अब इसकी एक पंक्ति दी है। 12 बरिस लय कूकर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो इसी प्रकार वीर रसात्मक गीत जो है वो आल्हा खंड में संग। इस प्रकार साहित्यिक रूप न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, किरिच, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही। तो जब ये प्रबंधात्मक काव्य के रूप में लिखा गया होता, साहित्यिक रूप इसका प्रबंधात्मक होता, तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षित राज पुस्तकालयों में होता, परंतु ऐसा नहीं था। इसको कहते हैं कि केवल गाने के लिए ही रचा गया था, तो ये गीतों में ही, लोगों की वाणी पर गीतों के रूप में ही प्रचलित रहा, जिसका कि बाद में आल्हा खंड के नाम से संकलन किया गया। ये जनता के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। ये जो उन्होंने गीत लिखे थे उनकी गूंज मात्र है, उनका
आभास मात्र है जो जिस प्रकार से वीर गीत लिखे थे उसी प्रकार, अन्यथा जो मूल प्रति थे उससे आज तक के वीर गीतों में, शब्दों में और शैली में बहुत कुछ परिवर्तन सा हो गया है। आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता। आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर आल्हा का मूल केंद्र क्या है? बैसवाड़। वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत हुआ है। एक तो बैसवाड़ा और दूसरा बुंदेलखंड। जो महोबे के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर आल्हा विशेष रूप से गाया जाता है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हाखंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनी के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे। चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया, जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया था उसके एक खंड के अंतर्गत ये वीर गीत आते थे। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। आल्हा उदल कौन थे? इसको नोट कर लीजिएगा। आल्हा उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हाखंड के नाम से छपा और इन्हीं गीतों का एक संग्रह आल्हाखंड के नाम से छपा। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। सबसे पहले इन गीतों का संग्रह मिस्टर चार्ल्स इलियट ने किया, जो कि फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे। उन्होंने ही 60-70 वर्ष से पूर्व इसे छपाया था। 60-70 वर्ष पूर्व अर्थात जब ये ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने लिखा है उसके 60-70 वर्ष पहले की ये बात कर रहे हैं। श्रीधर, इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा। श्रीधर की जो उपयोगिता है साहित्य में वो किस लिए है? क्योंकि इन्होंने 1454 ईस्वी में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। रणमल छंद में किस चीज़ का वर्णन है? राठौर राजा रणमल की विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां को हराकर प्राप्त की थी। एक पद देखिए, ये जो है ढम ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया सुर करही रण शरणाय समुहिर सरस रसे समरंगिया। ये जो उदाहरण दिया हुआ है ये रणमल छंद का उदाहरण है। और जब बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब से उठा के पंक्तियाँ या क्वेश्चन इतनी गहराई से निकाल कर दे दिए जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से है और ये तो हमने किसी बुक में पढ़ा ही नहीं है, जबकि वो होता कहीं ना कहीं इन बुक्स से ही है। लेकिन हो जाता ये है कि हम लोग इम्पोर्टेंट पे ध्यान देते हैं, जो मुख्य फैक्ट्स हैं उन पे ध्यान देते हैं, और जो पंक्तियाँ होती हैं या उससे रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। और जब बहुत कठिन को प्रश्न आयोग बनाता है तो क्वेश्चन वहीं से रख दिए जाते हैं, इसलिए पेपर अत्यधिक कठिन लगने लगता है। तो इसमें आपको हमने इतना ये जो भी दिया हुआ था सब विस्तार से बता दिया है। इसमें इसके अतिरिक्त अब और रासो काव्य के अंतर्गत कुछ भी नहीं है, तो रासो काव्य आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त आदिकाल में जो फुटकल रचनाएं थीं जैसे विद्यापति और अमीर खुसरो वगैरह, उनकी रचनाएं हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे, समझेंगे उनको। तो आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। फीडबैक फ्रेंड्स अवश्य दिया करिए कि आपको ये सेशन जो चल रहा है आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का, ये कैसा लग रहा है और इसमें और क्या होना चाहिए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार आप अपना फीडबैक देंगे तो हमको भी लगेगा कि हाँ ये 2 वे जो है कनेक्शन है, और आप हमारे इस जो सीरीज़ चल रही है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपने अध्ययन में इससे कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।